नमस्कार प्यारे मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल प्रभाकर क्लासेस में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसे कि अपन ने पार्ट 3 चला रखी थी, उस पार्ट 3 को लगातार कंटिन्यू करते हुए अपने प्रभाकर चैनल के YouTube चैनल पर जो अपन लेसन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट YouTube चैनल पर अपलोड हो चुका है और आज अपन इस वीडियो के अंदर सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो मित्रों, कौन सा पार्ट करने वाले हैं अपन? पार्ट नंबर 2। ठीक है। अब इस पार्ट नंबर 2 में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं? नंबर एक, प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन एक। नंबर दूसरा पार्ट पढ़ेंगे बेटा, मानव नेत्र के समय, नेत्र दान के समय बढ़ती जाने वाली सावधानियां। और नंबर 3 बेटा, वर्ण विक्षेपण। और नंबर 4, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाएं। और नंबर 6 बेटा, नंबर 5 है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण हो क्या? एक आता है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन एवं इससे संबंधित घटनाएं। ये इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे बेटा। ये इस टॉपिक के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। नंबर एक आता है बेटा अपने पास में, पहला क्या पढ़ने वाले? पहला, प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन। चलो, प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म में प्रकाश का कौन कौन सा अपवर्तन होता है? देखो, प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, प्रिज्म कैसा होता है बेटा? आपको पता होगा, नहीं देख लो ऐसा। ये दोनों सिरे क्या होता है बेटा? त्रिभुजाकार। प्रिज्म के दोनों सिरे कैसे होते हैं? त्रिभुजाकार। ये त्रिभुजाकार है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ये दोनों सिरे त्रिभुजाकार होते हैं। एक रहे तो, और इसको इससे मिला दिया गया। बता, प्रिज्म में ऊपर और नीचे दोनों सिरे तो कैसे त्रिभुजाकार, ये साइड में कह सकते हैं। और तीन क्या होती है? आयताकार फलक होते हैं। तो दो त्रिभुज होते हैं और 3 आयताकार फलक होते हैं। ठीक है, ये बात आ गई। जैसे 1 और 2 त्रिभुज और 1 और 2 और 1 पीछे वाला 3 आयताकार फलक। चलो, अब आता है प्रकाश। प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन। देखो, ये प्रिज्म है, कोई 3D तो बना ही नहीं सकते बेटा, 2D बनाना है ना। ये लो, अब क्या होगा? यहां से श्वेत प्रकाश इसके अंदर प्रवेश कर रहा है। कौन सा है? श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश है जो प्रिज्म में प्रवेश करता है। तो अपन कह सकते हैं कि
क्या होता है, जो प्रिज्म में प्रवेश करने वाला प्रकाश होता है उसे क्या कहा जाता है, आपतित किरण। आपतित किरण, ये ए और बी कौन सी किरण है, आपतित किरण। चलो ठीक है। अब देखो बेटा, जैसे आपतित किरण जहां पर आपतित होती है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। तो इस आपतन बिंदु पर क्या रखना है, इसका पृष्ठ है, इस पृष्ठ को हाथ के अकॉर्डिंग रखना है ऐसे। और जहां आपतन बिंदु होता है ना वहां पर पेन या मार्कर रखना, पेन रख लेना जैसे मैंने रख रखा है। तो ये जिस प्रकार से मार्कर जा रहा है ना वो क्या कहलाता है बेटा, अभिलंब। तो अभिलंब कैसे खींचेगा, इस प्रकार, ये अभिलंब हो गया। तो जो आपतित किरण है वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगा अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन घटना से ये अभिलंब की तरफ झुक गई। ये कौन सी किरण हो गई, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, बी और सी, ये ले लेते हैं। फिर जैसे ही बाहर निकलते तो वेग बढ़ेगा। तो देखो फिर अभिलंब बनाओ इसमें, ये अपवर्तन पृष्ठ और ये, बताओ कैसे बनेगा अभिलंब, इस प्रकार से ये अभिलंब बना दिया। और तो अपन जानते हैं अभिलंब से दूर हटेगी ना, तो अभिलंब इधर जाएगा तो पास और इधर हटेगी तो दूर, ये दूर हट गई। तो यहां पर सी बिंदु है, ये सी बिंदु ले लिया और ये ले लेते हैं डी। तो सी ये कौन सी किरण होगी, अपवर्तित, और सी डी कौन सी हो जाएगी, निर्गत किरण। निर्गत किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन बनेगा, जो आपतन कोण, ठीक है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच कौन बनेगा, वो अपवर्तन कोण। ये पढ़ा हुआ था अपने अपवर्तन के नियम में, ये लो। और बेटा ये कौन सी किरण है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच कौन कौन बनेगा, जो निर्गत कोण। निर्गत कोण हो गया। अब मैं आपतित किरण इसको आगे बढ़ा रहा हूं और अब निर्गत किरण को भी आगे बढ़ा रहा हूं। देखो आवासीय स्थिति में तो दोनों कहां मिल गए, इस स्थान पर। तो ये कोण क्या कहलाएगा, ये वाला कोण कहलाएगा बेटा विचलन कोण। विचलन कोण। और ये बीच कैसा है, ये कहलाएगा प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण। अब देखो तो आपसे पूछा जा सकता है, नंबर 1 ए बी का नाम बताओ, बी सी का नाम बताओ, सी डी का नाम बताओ। तो ए बी का क्या नाम है, आपतित किरण। बी सी का क्या नाम है, अपवर्तित किरण। और सी डी का क्या नाम है, निर्गत किरण। ये हो गया। फिर आती है बेटा दूसरी बात, आपसे पूछ लिया जाएगा कि आई और आर और आई आर और पी और क्यू और एस। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन आई, कौन आर, कौन पी और कौन क्यू और कौन एस का नाम बताओ। इनका नाम पूछा जा सकता है। तो आई का नाम क्या है, आपतन कोण, सब जानते हैं इसको। तो आपतन कोण। दूसरा आर का नाम क्या है, अपवर्तन कोण। तीसरा पी क्या है, निर्गत कोण। क्यू क्या है, विचलन कोण। और एस क्या है, प्रिज्म कोण। ये फिर हमारे पास में आ जाता है क्या, ये तो पहला टॉपिक खत्म हो गया। दूसरा टॉपिक के लिए देखते हैं। अब आता है
नेत्र दान के समय बरती जाने वाली सावधानियां हिंदी का थोड़ा सा विषय ध्यान रखना बेटा, क्योंकि हिंदी में कभी गलती हो सकती है थोड़ी सी, बाकी मैं बोल रहा हूँ ना वो, यानी तो मानव नेत्र दान किसमें बरती जाने वाली सावधानियां। नंबर 1, मानव नेत्र दान किसमें बरती जाने वाली सावधानियां। चलो तो नंबर 1, पहला जन्म से लेकर मृत्यु तक भी नेत्र दान किया जा सकता है, दान किया जा सकता है। पहली बात। दूसरी बात यह आ जाती है, वह व्यक्ति जो मधुमेह रोग से ग्रसित है, मधुमेह रोग एवं बीपी हाई से ग्रसित व्यक्ति भी नेत्र दान कर सकता है। तीसरी बात, मानव मृत्यु के बाद लगभग 4 से 6 घंटे के अंदर, मृत्यु के बाद लगभग 4 से 6 घंटे के अंदर भी नेत्र दान किया जा सकता है। नेत्र दान में कितने समय लगता है नेत्र निकालने में? नेत्र निकालने में लगभग लिख लेना, लगभग 10 से 15 मिनट का समय लगता है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से हम नेत्र दान के समय बरती जाने वाली सावधानियां रख सकते हैं। कुछ एक दो सावधानियां, जैसे 5 सावधानियां लिख लेते हैं। जैसे कौन नहीं कर सकता नेत्र दान? जो आनुवांशिक डिजीज होती है, आनुवांशिक डिजीज जो माता पिता से प्राप्त होती है, या जैसे कि HIV एड्स हो गया, हेपेटाइटिस B और C हो गया, है ना, धनुष्कार हो गया, है ना, तो ऐसे व्यक्ति नेत्र दान नहीं कर सकता। तो कौन कौन से? HIV से ग्रसित व्यक्ति, नंबर 1। नंबर 2, हेपेटाइटिस B व C से ग्रसित व्यक्ति, और तीसरा एक होती है आनुवांशिक डिजीज होती है हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति नेत्र दान नहीं कर सकता। ग्रसित व्यक्ति नेत्र दान नहीं कर सकता। ग्रसित व्यक्ति नेत्र दान नहीं कर सकता है। ये लो, इन नेत्र के समय बरती जाने वाली
सावधानियां। और एक और लिखना चाहो लिख सकते हो, अगर आपको लिखना है तो, कि मोतियाबिंद से ग्रसित व्यक्ति जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर चुका है, वो भी लिख देना। अगर यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देता हूं मैं। 5वां पॉइंट क्या है, ऐसे व्यक्ति है ना जिनको चश्मा लगा है या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुका है, बिंद का ऑपरेशन करा चुके व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकता है, ये लो। तो इतने पॉइंट आप लोग लिख सकते हो, बहुत ही जल्दी आप। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? ओके। अब आता है बेटा वाण विक्षेपण। स्टार लगा देना, जो भी पढ़ाओ ना वो सभी स्टार वाले हैं। वर्ण विक्षेपण तो देखो क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था प्रिज्म, ये प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म हो गया, बोलो क्या है प्रिज्म। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही श्वेत प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है, कौन सा प्रकाश है, श्वेत प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है, तो इसका क्या होता है, बार बार अपवर्तन। तो बार बार अपवर्तन होने के कारण क्या होगा बेटा, ये श्वेत प्रकाश बार बार अपवर्तन होने के कारण ये 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है। और ये 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है। क्या कहा मैंने, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है तो उसका बार बार अपवर्तन होने के कारण वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, वर्ण विक्षेपण। अब इनका क्रम कौन सा है, देखो रंगों का क्रम। ठीक है ना, चलो तो मैं परिभाषा लिख देता हूं पहले तो। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है तो उसका बार बार अपवर्तन होता है। जिसके कारण वह प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता है, 7 रंगों में बट जाता है। इस क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण हो गया। अब आता है इनके रंगों का क्रम। इनके रंगों का क्रम, तो इनके रंगों का क्रम कैसे याद रखेंगे, विब की ओर से कैसे रखेंगे बेटा, विब GYOR, हिंदी में विब ग्योर। ठीक है ना, बना लोगे ना विब ग्योर। चलो वी का हो गया वॉयलेट। आई का हो गया इंडिगो। वी का हो गया ब्लू। जी का हो गया ग्रीन। वाई का हो गया येलो।
ओ का हो गया ऑरेंज और आर का हो गया रेड। चलो इस ये क्रम होता है। रेड को क्या कहते हैं? लाल। ऑरेंज को ऑरेंज कहते हैं, नारंगी। येलो को पीला, ग्रीन का हरा, ब्लू का नीला। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? जामुनी। और इसको बैंगनी। ये कितने कलर होते हैं? 7। कितने कलर होते हैं? 7। नीचे से चलेंगे कैसे? VIBGYOR और ये, ठीक है। तो बेटा देखो, मान लेते हैं अपन ने क्या किया? अभिलंब। तो ये अभिलंब कह दिया, ठीक है ना? अभिलंब कह दिया तो देखो ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि वॉयलेट का तरंगदैर्घ्य कम है, इसका आंशिक सबसे ज्यादा विक्षेपित होता है। इंडिगो का, फिर ब्लू का, और सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? रेड कलर का। इस कारण से रेड कलर का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। भाषण में तो बेटा अपन को पूछा जा सकता है इस सबसे ज्यादा किसका प्रकीर्णन, कौन से कलर का प्रकीर्णन होता है? वॉयलेट कलर का। सबसे कम किसका प्रकीर्णन होता है? लाल कलर का। और लाल कलर का तरंगदैर्घ्य अन्य कलर की अपेक्षा कितना गुना होता है? 1.8 गुना ज्यादा। कितना गुना होता है? 1.8 गुना ज्यादा। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य वॉयलेट की अपेक्षा कितना गुना होता है? 1.8 गुना होता है। ये बात आ गई। ऐसे कर समझा के आओगे तो आपका 2 नंबर कोई भी नहीं रोक सकता, 2-3 नंबर का जो भी प्रश्न आएगा, ठीक है। अब आ चलते हैं आगे की तरफ। 1 से पढ़ोगे अपवर्तक प्रकाश का अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाएं। अब आता है अगला टॉपिक आता है बेटा वायु मंडलीय अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाएं कौन कौन सी घटनाएं होती है? नंबर 1, पहला तारे क्यों टिमटिमाते हैं? टिमाते हैं। दूसरी सूर्योदय से पूर्व तथा सूर्यास्त के बाद भी क्यों दिखाई देता है? ये 2 प्रश्न बनते हैं अपवर्तन के कारण। अब देखो नंबर 1 ले लेते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? क्यों टिमटिमाते हैं? ये प्रश्न आ गया, ठीक है। तो देखो माना कि हमारे पास में ये एक स्टार है, चलो वैसे बनाता मैं तो सिंपली, ये एक स्टार, ठीक है। अब ये हमारी पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी। और यहां तक क्या है? वातावरण है। ये क्या है? वातावरण, ठीक है। अब तारा पशुओं का प्रकाश होता है जब ये क्या है? तारा मान लेते हैं, ठीक है। अब जब क्या होता है? जब तारों का प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल जहां तक वहां पर तो क्या होते हैं? धूल के कण वगैरह नहीं होते, तो वहां पर तो कोई क्या हो जाता है? अपवर्तन नहीं होता है। लेकिन जैसे हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायुमंडल में क्या होते हैं? असंख्य
धूल के कण, गैसें वगैरह होती है ना। क्या क्या होता है हमारे वायुमंडल में? धूल के कण, है ना, जल वाष्प, है ना, पानी की बूंदें आदि कई सारी चीजें होती है। तो जब तारों का प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसका क्या हो जाता है? बार बार अपवर्तन। क्या होता है? बार बार अपवर्तन। और जब बार बार अपवर्तन होता है तो अपवर्तित किरण क्या होगी? कभी तो इधर की तरफ, कभी इधर की तरफ, कभी इधर की तरफ, और हमारी आंखों में प्रवेश करती है। जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसका बार बार अपवर्तन होता है। वो अपवर्तित प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है। ये आंखें हैं, आंखों में प्रवेश करता है। जब आंखों से देखते हैं ना तो वो प्रकाश क्या होता है? सीधी रेखा में गमन करता हुआ प्रतीत होता है। ऐसे कभी सीधी रेखा में गमन करता हुआ प्रतीत होता है। तो जो तार का जो आभासी प्रतिबिंब है, कभी तो दाएं तरफ बनता है, कभी तो इधर की तरफ, और कभी इधर की तरफ, है ना। आभासी प्रतिबिंब दाएं बाएं बनता हुआ प्रतीत होता है। इस कारण जब आभासी प्रतिबिंब कभी दाएं कभी बाएं की तरफ बनता है, कभी दाएं की तरफ बनता है, जिसके कारण हम ये तारागण के माध्यम दिखाई देते हैं। दोबारा से मैं लिखूंगा नहीं, इसकी परिभाषा सिंपल से याद कर जाएगी। जब तारों का प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, वायुमंडल में धूल के कण, जलवाष्प, पानी की बूंदें से ये क्या होता है? टकराता है, जिसके कारण इसका होता है अपवर्तन। वो अपवर्तन होने के पश्चात उसका बार बार अपवर्तन होता रहता है। वह अपवर्तित प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है। आंखों में प्रवेश करता है तो आंखों से देखने पर वो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता हुआ प्रतीत होगा। तो वह आंखों से देखने पर प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता हुआ प्रतीत होता है। इस कारण जो तारे हैं उनका आभासी प्रतिबिंब कभी उनके दाएं तरफ तो कभी उनके बाएं तरफ बनते हुए प्रतीत होते हैं। इस कारण से तारे टेंट के माध्यम दिखाई देते हैं। फिर दूसरी बात आती है अपने पास में, दूसरी बात आती है सूर्योदय से पूर्व, सूर्योदय से पूर्व तथा सूर्यास्त के बाद क्यों दिखाई देता है? के बाद भी क्यों दिखाई देता है? ये प्रश्न आ गया। तो देखो इसका भी बहुत अच्छा रीजन है। माना कि ये क्या है? हमारी पृथ्वी क्या है? पृथ्वी है। चलो ठीक है, इसके चारों तरफ ये क्या हो गया? वातावरण। क्या हो गया? वातावरण। चलो मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ पहले। ऐसे करता हूँ, पृथ्वी को तो रेड से दर्शाता हूँ। ये हमारी पृथ्वी है गोलाकार, ठीक है, और ये हो गया हमारा वातावरण। ये वातावरण मान लेते हैं, ठीक है, जिसमें धूल वगैरह के कण होते हैं, जल वाष्प होती है, नमी होती है ना, जल की बूंदें वगैरह हो सकती है। ये लोग, ये क्या है बेटा? पृथ्वी, ठीक है। और ये होती है हमारी इसके ऊपरी सिरे से कौन सी रेखा? क्षितिज रेखा। लोग क्षितिज भी कहते हैं। कौन सी रेखा है? क्षितिज रेखा। ये ले लेते हैं क्षितिज रेखा, ठीक है, क्षितिज रेखा। तो जब सूर्य क्या होता है बेटा? जब सूर्य क्षितिज रेखा के नीचे होता है, जब भी तो दिखाई नहीं देगा। ये सूर्य है, ये सूर्य नारायण भगवान की जय हो। ये सूर्य नारायण भगवान आ गए, ठीक है। अब क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश, देखो सूर्य है, और इधर बना देता हूं एक सूर्य, पहले ये छोटा सा सूर्य इधर बना देता हूं, ठीक है, और इनका ये प्रकाश है। तो क्या होता है? जब सूर्य क्षितिज रेखा के नीचे होता है तभी तो हमें दिखाई नहीं देगा। जैसे जैसे नीचे ज्यादा होता है तो वैसे दिखाई नहीं देता, और जैसे जैसे पास में आता है तो फिर हमें दिखाई देता है। तो बेटा देखो बात क्या आती है, थोड़ी सी इसको सीधी बना देता हूं, ये ठीक है। तो क्या होता है बेटा? जब सूर्य क्षितिज रेखा के नीचे होता है तो सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है। तो वायुमंडल में प्रवेश करा दो, ये लो।
जैसे ही वायुमंडल प्रवेश करता है तो हमें यहाँ पर, हमें तो क्या करना है, ये लो हम खड़े हैं यहाँ पर गम देने के लिए ना, ये गम दे रहे लोग, हमें तो क्या करना है। तो बताओ क्या होगा, जब सूर्य का प्रकाश क्या होता है सीधी रेखा के ऊपर वायुमंडल प्रवेश करता है तो उसका अपवर्तन होगा, और वो अपवर्तित प्रकाश, मैं इसको रेड से दर्शा रहा हूं, वह अपवर्तित प्रकाश क्या होगा, उसका बार बार अपवर्तन होगा, और अपवर्तित प्रकाश हमारे आंखों में प्रवेश करता है। जब आंखों से देखते हैं तो वो प्रकाश क्या होता है, वही सीधी रेखा में गमन करता हुआ प्रतीत होता है। इस कारण से सूर्य का आभासी प्रतिबिंब सीधी रेखा से ऊपर बनता हुआ प्रतीत होता है। ये रहा सूर्य का आभासी प्रतिबिंब क्षितिज रेखा से ऊपर बनता हुआ प्रतीत होता है। इस कारण सूर्योदय से कुछ समय पूर्व तथा सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक दिखाई देता है। ये रहा, ये कौन सा प्रतिबिंब हो गया, आभासी प्रतिबिंब। दोबारा एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूं, देखो क्या होता है बेटा, जब सूर्य क्षितिज रेखा के नीचे होता है तभी हमें दिखाई नहीं देगा। तो जब सूर्य क्षितिज रेखा के नीचे होता है तो सूर्य का प्रकाश जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वो वायुमंडल में प्रवेश करने के कारण उसका बार बार अपवर्तन होगा, वो अपवर्तित प्रकाश हमारे आंखों में प्रवेश करेगा। जब आंखों से देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि वो प्रकाश क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करता हुआ प्रतीत होता है, और जब सीधी रेखा में गमन करता हुआ प्रतीत होता है तो वो प्रकाश सीधी रेखा के ऊपर, सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा के ऊपर सीधी रेखा में गमन करता हुआ प्रतीत होता है, जिसके कारण उसका आभासी प्रतिबिंब सीधी रेखा से ऊपर बनता हुआ प्रतीत होता है। इस कारण से सूर्योदय से कुछ समय पूर्व तथा सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक दिखाई देता है। ऐसी घटना यहां से हो जाएगी, इधर का प्रकाश आएगा ये लो, और हमारे वायुमंडल में प्रवेश करेगा। जैसे करेगा उसका अपवर्तन होगा, अपवर्तन होने के कारण क्या होता है, हमारे आंखों में प्रवेश करेगा। आंखों से देखने पर वो प्रकाश सीधी रेखा के ऊपर सीधी रेखा को गमन करता हुआ प्रतीत होता है, और जब 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 देखते हैं तो उसका आभासी प्रतिबिंब सीधी रेखा से ऊपर बनता हुआ प्रतीत होता है सूर्य का। इस कारण सूर्यास्त के कुछ समय बाद तथा सूर्योदय से कुछ समय पूर्व सूर्य दिखाई देता है। आगे भाषण में एक बार रिपीट करवा दोबारा फिर, जब सूर्य क्षितिज रेखा के नीचे होता है तब सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, जिसके कारण उसका बार बार अपवर्तन होता है। वो अपवर्तित प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है। आंखों से देखने पर वह प्रकाश क्षितिज रेखा के ऊपर गमन करता हुआ प्रतीत होता है, जिसके कारण उसका आभासी प्रतिबिंब, जिसके कारण सूर्य का आभासी प्रतिबिंब क्षितिज रेखा से ऊपर बनता हुआ प्रतीत होता है, जिसके कारण सूर्योदय से पूर्व तथा सूर्यास्त के बाद तक सूर्य दिखाई देता है। अब बेटा अपन पढ़ने जा रहे हैं, अगला नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का प्रकिरणन। प्रकिरणन क्या होता है, देखो प्रकाश का प्रकिरणन क्या होता है समझना। प्रकाश का प्रकिरणन, जैसे ये हमारा वायुमंडल है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी आ गई, ये पीछा नहीं छोड़ने वाली जब तक ये पार्ट खत्म नहीं जाएगा। ये पृथ्वी है और ये हमारा वायुमंडल है, ठीक है। अब मित्रों इसमें क्या होंगे, इसमें नंबर एक बात, इसमें क्या होगा, सूक्ष्म कण, सूक्ष्म कण, एक जलवाष्प, एक जल की बूंदे, है ना, आदि होती है वायुमंडल के अंदर, ठीक है बेटा। ये वायुमंडल के अंदर आदि होती है हमारी, ये वायुमंडल के चारों ओर, ठीक है। अब क्या होता है देखो,
जब सूर्य का प्रकाश, जब ये सूर्य नारायण भगवान है, ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, ठीक है, किसमें प्रवेश करता है? वायुमंडल में प्रवेश करता है। तो जैसे ये वायुमंडल में प्रवेश करता है तो ये सूक्ष्म धूल के कणों, जलवाष्प के कणों और जल की बूंदों से ये टकराता है, और जैसे ये टकराता है ना तो ये प्रकाश क्या हो जाता है? फैल जाता है। क्या हो जाता है? फैल जाता है। कुछ प्रकाश का तो ये अवशोषण कर लेते हैं, जैसे जितने मोटे कण होते हैं ना उसी के अकॉर्डिंग, अगर वो जैसे ज्यादा मोटा कण है और उसे टकरा रहा है तो पूरे प्रकाश को अवशोषित कर लेगा या परावर्तित कर देगा। तो क्या होता है? परावर्तित करके तो ज्यादा मोटा होगा तो, और जो छोटे कण होंगे बहुत बारीक बारीक कण, वो क्या करते हैं? कुछ प्रकाश क्या करता है उससे टकरा कर उनको फैला देते हैं प्रकाश को। तो क्या कहेंगे कि जब सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कण, जलवाष्प और जल की बूंदे के सूक्ष्म कणों से ये सूर्य का प्रकाश टकरा कर क्या हो जाता है? वायुमंडल में फैल जाता है। और जब ये वायुमंडल में फैल जाता है तो वायुमंडल में फैलने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परिकिरण। तो क्या लिखेंगे प्रकाश के परिकिरण की भाषा? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है, वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कण, जलवाष्प कण, जल की बूंदे आदि से टकराकर वायुमंडल में फैल जाता है। वायुमंडल में फैल जाता है जिसे प्रकाश का परिकिरण कहते हैं, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया। फिर मेरे मित्र आता है प्रकाश के प्रकीर्णन के बाद होता है टिंडल प्रभाव। क्या होता है? टिंडल प्रभाव। ये तो तुम सब जानते हो। टिंडल प्रभाव, टिंडा मिंडा, देखो टिंडा क्या होता है? टिंडल प्रभाव बहुत आसान सा है। तो क्या लिया अपन? जैसे एक गिलास लिया, ये लो, ठीक है, ये ले लिया गिलास। अब क्या होता है? इसमें अपन ने यहां पे कर दिया दूध। क्या ले दिया? दूध। ले लेते हैं दूध, ठीक है, या कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। और जैसे अपन यहां से क्या करते हैं? ये बैटरी, ये हो गई बैटरी, ठीक है, मान लेते हुए बैटरी है ना, मान लेना। और इसका ये हो गया बटन। जैसे ही बैटरी से क्या करते हैं? बैटरी ऑन करते हैं तो प्रकाश किसमें प्रवेश करेगा? इसने गिलास वाले, कांच के गिलास। कौन सा गिलास है? कांच का गिलास। अब जैसे ही कांच के गिलास में प्रकाश प्रवेश करता है तो क्या होता है? हमें इसका मार्ग दिखाई देता है, हमें इस प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, इसका मार्ग दिखाई देता है। तो इस कथन को क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। क्या कहेंगे? जब एक कांच का गिलास लेकर उसमें संतृप्त विलयन यानी दूध है ना, दूध भर देते हैं, और दूध भरकर क्या करते हैं? उसमें से प्रकाश को बैटरी के द्वारा या किसी उपकरण के द्वारा प्रकाश को प्रवेश कराते हैं। जैसे ही प्रकाश आपतित कराते हैं
तो प्रकाश क्या करता है, वो सूक्ष्म कणों से टकराकर क्या जाता है, फैल जाता है। वो दूध के कणों से टकराकर फैल जाता है, जिसके कारण हमें उसका मार्ग दिखाई देता है, उसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तो क्या होगा परिभाषा, जब क्या होता है, जब ऐसे करने लगे, एक कांच का गिलास लेकर, एक कांच का गिलास लेकर उसमें कोलाइडी विलयन, कौन सा विलयन, कोलाइडी विलयन, जैसे दूध, जैसे दूध भरकर उसमें टॉर्च के द्वारा, किसके द्वारा, टॉर्च के द्वारा प्रकाश आपतित कराते हैं, आपतित कराते हैं, प्रकाश आपतित कराते हैं। जैसे ही प्रकाश गिलास में प्रवेश करता है, तो दूध के सूक्ष्म कण उस प्रकाश को फैला देते हैं, प्रकाश को फैला देते हैं, उस प्रकाश को फैला देते हैं, जिसके कारण हमें उसका मार्ग दिखाई देता है, जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। बस मार्ग दिखाई देता है, जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या दोनों बात समझ में आ गई? आगे बात समझ तो लाइक और शेयर तो बनता है ना, फिर क्यों कंजूसाई कर रहे हो यार? जब समझ में आ रहा है, बैठे बैठे देख रहे हो, तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर होना चाहिए ना बेटा। बहुत समय आप जानते हो वीडियो बनाने के लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, ऐसे नहीं उसको सेटअप करना पड़ता है, कभी कभार वीडियो खराब हो जाती है, उसको दोबारा बनाओ, कई सारी समस्याएं हैं। और यदि बेटा आपको समझ में आ रहा हो तो मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है। तो क्यों, जल्दी बटन दबाओ। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। अब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होने वाली घटना, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण कौन कौन सी घटनाएं आती है? नंबर 1, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? पहला। नंबर 2, सूर्योदय के समय सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? दिखाई देता है। और लास्ट एक और आ जाता है बेटा, क्या? तीसरा, अंतरिक्ष यात्रियों को
यात्रियों को अंतरिक्ष काला क्यों दिखाई देता है? दिखाई देता है। ये लो, तो देखो नंबर 1 पहला क्या है? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आंसर तो क्या रहेगा? एक आंसर रहेगा। आंसर क्या रहेगा? प्रकाश की परिकिरण के कारण। ये घटना हो गई। अब क्यों 2 नंबर का रहे तो 1 नंबर का तो इतना नहीं देना, और 2 नंबर का जाए तो कुछ लिखना और पड़ेगा ना। अब देखो कैसे, ध्यान समझना। माना कि क्या है, ये हमारी पृथ्वी, बात वही है, ये हमारा वायुमंडल, ठीक है, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो। ये वायुमंडल है तो ठीक है बेटा, ये हमारा वायुमंडल है। दोबारा, ये हमारी पृथ्वी, ये हमारा वायुमंडल, इसके चारों ओर है वायु, छोटे छोटे सूक्ष्म कण। ये लो। अब क्या होता है बेटा, देखो, जब ये सूर्य का प्रकाश, कौन सा प्रकाश? सूर्य का प्रकाश, ठीक है। यानी कि बेटा ये तो क्या होते हैं, ये तो होता है विषुवत, विषुवत व्रत, और ये रहा, ये भी विषुवत व्रत है, व्रत, ठीक है। और बेटा ये भाग कहलाता है, ये कहलाते हैं ध्रुव। क्या कहलाते हैं? ध्रुव, ठीक है। ये तो होती है विषुवत व्रत और ये कहलाते हैं ध्रुव। तो क्या होता है, जब सूर्य इन दोनों के बीच में होता है, विषुवत व्रत और ध्रुव के बीच में, यानी यहां पर या इधर यहां पर, तो क्या होता है, सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, इधर से वायुमंडल प्रवेश करेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि बेटा यहां पर छोटे छोटे सूक्ष्म कण है ना। अब जब छोटे छोटे सूक्ष्म कण है तो छोटे छोटे सूक्ष्म कण, इसमें क्या है, जलवाष्प है ना, और धूल के कण, तो बेटा ये सूर्य के प्रकाश को, ये जलवाष्प और धूल के कण होते हैं, ये क्या कर देते हैं, प्रकाश को परिकीर्णित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? प्रकाश को परिकीर्णित कर देते हैं। और जब प्रकाश को परिकीर्णित कर देते हैं तो हम जानते हैं, देखो, विबग्योर, तो क्या हो जाता है, ये वॉयलेट और इंडिगो, तो क्या हो जाता है, पहले परिकीर्णित होकर, कौन कौन से प्रकाश, वॉयलेट और इंडिगो, इनका कम तरंगदैर्घ्य होता है, तो कम तरंगदैर्घ्य के कारण क्या हो जाता है, ये प्रकाश फैलकर विलुप्त हो जाते हैं। लेकिन ये नीले रंग का प्रकाश है, ब्लू रंग का, ये नीले रंग का प्रकाश क्या होता है, जब इसका प्रकीर्णन होता है ना, तो ये नीले रंग का प्रकाश, नीले रंग का प्रकाश क्या हो जाता है, वायुमंडल में फैल जाता है। और ये वायुमंडल में फैला हुआ प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है, आंखों में प्रवेश करता है, जिसके कारण हमें आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला। कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, ठीक है। बात समझ आ रही बात? मैंने क्या कहा कि जब सूर्य विषुवत ध्रुव और विषुवत रेखा के बीच में होता है, विषुवत व्रत के बीच में होता है, तो उस समय क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, क्योंकि यहां से सबसे कम दूरी यहां होती है और सबसे अधिक दूरी यहां होती है, उसकी बीच की दूरी है। जब ये बीच का भाग क्या होगा, विक्षेपित होगा। कि जब सूर्य विषुवत व्रत और ध्रुवों के बीच में होता है, तो सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो जलवाष्प और धूल के कणों से टकराकर क्या करता है, प्रकाश को परिकीर्णित करता है।
तो प्रकाश को प्रकीर्णित करने पर वॉयलेट और इंडिगो का तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण ये जो वायुमंडल में फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं और विलुप्त हो जाते हैं। जबकि नीले रंग का तरंगदैर्घ्य इन दोनों से ज्यादा होने के कारण नीले रंग का प्रकीर्णन होता है और ये प्रकीर्णित प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है। तो आंखों से देखने पर वो आकाश कैसे दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। आगे बात समझें। ऐसे ही हमारे पास में दूसरा आ जाता है क्या? सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय लाल में दिखाई देता है। अब देखो क्या कहा मैंने, ये कौन सी रेखा है? क्षितिज रेखा। कौन सी रेखा है? क्षितिज रेखा। तो देखो अब ये क्षितिज रेखा आ गई। चलो एक बार मैं इसको निकाल के दोबारा बना देता हूं। देखो क्या आ गया बेटा, ये हमारी पृथ्वी, धरती माता और ये हमारा वायुमंडल और ये क्षितिज रेखा। थोड़ा सा पृथ्वी को बड़ा बना देते हैं। ये क्षितिज रेखा, ठीक है। अब क्या होगा? बोलो बोलो, क्षितिज रेखा यहां पर है ना, तो यहां पर क्या होगी? बोलो कौन सी रेखा होगी? विषुवत वृत्त। और ये क्या होगा? ध्रुव, ठीक है ना। और यहां पर क्या होगा? विषुवत वर्त। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी कैसी है? अंडाकार चपटी। तो क्या होता है? विषुवत वर्त के बीच में दूरी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर तो दूरी ज्यादा है, ये वाली दूरी कहाँ है? यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कम है। तो जब सूर्य क्या होता है? विषुवत वर्त पे होता है। कहाँ होता है? विषुवत वर्त पे होता है, यहाँ पर। तो बताओ क्षितिज रेखा के नीचे होगा क्या? तो जब विषुवत वर्त पे होता है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या होती है? अधिकतम दूरी होती है। और अधिकतम दूरी होने के कारण क्या होता है? जब सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में प्रवेश करने के कारण क्या होता है? सभी रंगों का तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण वो प्रकीर्णित होकर वायुमंडल में विलुप्त हो जाते हैं। लेकिन लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो, क्या होता है? प्रकीर्णन होता है लेकिन विलुप्त। तो लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और लाल रंग के प्रकाश का जब प्रकीर्णन होता है ऐसे फैल जाएगा। तो जब लाल रंग का प्रकीर्णन होता है तो वो लाल रंग का प्रकाश के हमारे आंखों में प्रवेश करता है और जब आंखों में प्रवेश करता है तो सुबह के समय हमें आसमान भी लाल दिखाई देता है और सूर्य भी हमें लाल दिखाई देता है। आगे बात सुन दोबारा। क्या होता है? जब सूर्य विषुवत वर्त पे होता है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी होती है, क्योंकि विषुवत वर्त पे क्या होती है? लंबाई दूरी ज्यादा होती है ना, और ध्रुवों पे कम होती है। तो जब सूर्य विषुवत वर्त पे होता है तो वहां पर सूर्य का प्रकाश अधिकतम दूरी तय करता है और अधिकतम दूरी तय करने के कारण क्या हो जाता है? वायुमंडल में सभी रंगों का तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण क्या हो जाता है? प्रकीर्णित होकर विलुप्त हो जाते हैं। लेकिन लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन होता है, जो विलुप्त नहीं होते और वो लाल रंग का प्रकाश ही हमारे आंखों में प्रवेश करता है, जिसके कारण हमें सूर्योदय के समय सूर्य लाल रक्ताभ तथा वायुमंडल भी लाल दिखाई देता है। ऐसे अस्त के समय लगो कि जब सूर्य विषुवत रेखा के पर होता है, क्षितिज रेखा के नीचे, तो क्या होता है? सूर्य का प्रकाश अधिक दूरी तय करता हुआ आता है। जब अधिक दूरी तय करता हुआ आता है तो कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन होकर वो वायुमंडल में विलुप्त हो जाता है, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण उसका प्रकीर्णन होता है और लाल रंग का प्रकाश ही हमारे आंखों में प्रवेश करता है, जिसके कारण हमें वहां पर वायुमंडल और सूर्य लाल दिखाई देता है। फिर आ जाता है लास्ट, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष काला क्यों दिखाई देता है? तो क्या होता है? अंतरिक्ष यात्री क्या होता है? जब अंतरिक्ष यात्री का तो वायुमंडल के बाहर होते हैं, तो वायुमंडल के बाहर धूल के कण नहीं है, और जब धूल के कण नहीं है तो उसका परावर्तन भी नहीं होगा, ना अपवर्तन होगा। और जब किसी प्रकाश का ना तो परावर्तन होता है ना अपवर्तन होता है, तो उसका मार्ग दिखाई नहीं देता है। अब जब मार्ग दिखाई नहीं दे रहा, यानी प्रकाश को लौट कर ही वापिस नहीं आ रहा, तो क्या हो जाता है? उस समय प्रकाश कैसे दिखाई, आकाश कैसे दिखाई देता है? काला।
कि जब प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन नहीं होता है तो उस कंडीशन में हमें वो वस्तु कैसी दिखाई देती है, काली दिखाई देती है। आगे बात समझ में कि जब सूर्य का प्रकाश, जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में होते हैं तो वहां कोई भी धूल के कण वगैरह नहीं होते हैं, और जब सूर्य का प्रकाश उसमें प्रवेश करता है अंतरिक्ष में तो उसका परावर्तन और अपवर्तन नहीं होता है, और वो पूरा प्रकाश ही क्या होता है, अनंत दूरी तय करता हुआ विलुप्त हो जाता है, जिसके कारण अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। आगे बात समझ में, चलो ठीक है बेटा, समझ में आई है। मैं लिख देता हूं चलो इसको भी। जैसे पहला है देखो बेटा, प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण होने वाली घटना में नंबर 1 है आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, और आंसर क्या होगा बताया था, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण चलो जैसे मान लेते हैं ये पृथ्वी है, क्या बेटा पृथ्वी, ठीक है, अंडाकार है ना, और ये हमारा वायुमंडल, ये वाला भाग क्या कहलाता है और ये वाला भाग क्या कहलाता है, विषुवत वृत्त, और ये भी विषुवत वृत्त, और ये वाला भाग और ये वाला भाग कहलाता है ध्रुव। अब देखो जब सूर्य कहाँ होता है बेटा, विषुवत वृत्त और ध्रुवों के बीच में, यहां पर सूर्य है, तो बताओ जब विषुवत वृत्त और ध्रुवों के बीच होता है तो सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यहाँ पर क्या होते हैं, छोटे छोटे धूल के कण वगैरह, है ना, धूल के कण या जलवाष्प, है ना, तो क्या होता है, तो इसमें लिख देता हूं, जब सूर्य विषुवत वृत्त और ध्रुवों के बीच होता है, तो सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है, वायुमंडल में प्रवेश करता है जिसके कारण वायुमंडल प्रवेश करता है, तो वायुमंडल प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल, जलवाष्प, जल की बूंदें आदि के कणों से टकराकर उस प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, उस प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, किरणन हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकीर्णन होने पर बैंगनी
जामुनी रंग का तरंगेरी कम होने के कारण देरे कम होने के कारण वह वायुमंडल में फैलकर विलुप्त हो जाते हैं। एवं नीले रंग का तरंगेरी अधिक होने के कारण तरंगेरी अधिक होने के कारण ये वायुमंडल में विलुप्त नहीं होता है, वायुमंडल में विलुप्त नहीं होता है। और यही प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है, आंखों में प्रवेश करता है, जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ये हो गया। ऐसे ही अपनों को क्या हो जाएगा, लाल रंग का जो दिखाई देता है, तो इसका भी आंसर ये लिख देते हैं हमसे। क्या होता है, सूर्योदय के समय सूर्य लाल का दिखाई देता है। आंसर क्या आएगा, प्रकाश के प्रतिबिंब कारण। अब यहाँ क्या लिखेंगे, जब सूर्य विषुवत और ध्रुवों के बीच होता है, नहीं, अब क्या लिखेंगे, ओनली विषुवत के बीच। इसको ये रखा गोला लगा देना है ना, इसको हटा देना बेटा। जब सूर्य विषुवत पर होता है, जो रेड कलर से लिख रहा हूं ना, उसको लिख लेना यहाँ पे सही से, गोला लगा रहा हूं उसको हटा देना। जब सूर्य विषुवत पर होता है तो सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है, वायुमंडल में उपस्थित धूल, जलवाष्प, बूंदे आदि के कणों से टकराकर प्रकाश का परिकीर्णन हो जाता है। परिकीर्णन होने पर बैंगनी, जामुनी, लाल, बैंगनी, जामुनी सभी रंगों के तरंगेरी लाल रंग से कम होने के कारण है ना, लाल रंग से कम होने के कारण लिखा हुआ ना, यहां से लिख देते हैं। लाल रंग का तरंगेरी कम होने का नहीं यार, ये बैठेगा परिकीर्णन में जाता है, तथा परिकीर्णन होने पर बैंगनी, जामुनी तथा नीले प्रकाश जो भी है लाल रंग से सभी जो कम है वो कौन कौन से होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन है, येलो और रेड। तो येलो से पहले वाले का तरंगेरी कम होने के कारण क्या होता है, कम होने के कारण यहां लिख देता हूं, लिख देता हूं, बैंगनी, जामुनी, नीला, वायलेट, इंडिगो, विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, हरा, पीला, नारंगी।
रंग का तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण वायुमंडल में फैलकर विलुप्त हो जाते हैं, जबकि नीले की जगह क्या लिखते हैं ना, लाल। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण ये वायुमंडल में विलुप्त नहीं होता है और अधिक दूरी तय करते हुए हमारे आंखों में प्रवेश करता है, जिसके कारण आकाश कैसा दिखाई देता है, आकाश व सूर्य लाल दिखाई देता है। हो गया। इस प्रकार से क्या होता है, सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। दोबारा से क्या होता है, देखो जब सूर्य विषुवत वर्ग पे होता है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम होती है। जब सूर्य का प्रकाश अधिकतम दूरी तय करता है, प्रवेश करता है, वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो वायुमंडल में अधिक दूरी तय करता है, जिसके कारण सभी रंगों का प्रकीर्णन होकर वो विलुप्त हो जाते हैं। क्यों, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण ये क्या होता है, विलुप्त नहीं होता है। वही लाल रंग का प्रकाश हमारे आंखों में प्रवेश करता है, जिसके कारण हमें सूर्य उदय के समय या अस्त के समय सूर्य रक्ताभ दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। हो गई बात ये, चलो समझ में आया बेटा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, मेहनत और ईमानदारी के साथ में पढ़ाई करते रहना। धन्यवाद।